So hello everyone, welcome back to the channel. Today we will discuss about the monetary policy. What is monetary policy? Why we use monetary policy? Monetary policy के क्या-क्या एलिमेंट है, क्या-क्या कैटेगरीज है, जो एक इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल है मॉनेटरी पॉलिसी का, उसको एक्सप्लेन करता है. सो लेट्स बिगिन. सो पहले तो हम ये समझ ले कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है. ठीक है, पहले आप ये दो वर्ड को समझिए, मॉनेटरी और पॉलिसी. पॉलिसी का मतलब होता है कि कोई भी एक टेंटेटिव वर्क को करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि जैसे कि मान लो कि कभी गरीबी है किसी इकोनॉमी में या किसी एरिया में, तो हम लोग ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे पॉवर्टी को रिडक्शन किया जा सके. मीन्स पॉलिसी क्या है, एक सेट ऑफ टारगेट्स है या सेट ऑफ वर्क है दैट हैव टू डू, जिसका एक पर्टिकुलर टारगेट होता है. अगर पॉवर्टी के लिए पॉलिसी बनाया गया है तो वो सेट ऑफ टारगेट में उसका ये टारगेट है कि पॉवर्टी को कम किया जाए. ठीक है, अगर हम लोग को एक ऐसा पॉलिसी बनाना है जिससे ग्रोथ हो इकोनॉमी का, तो वो जो सेट ऑफ टारगेट होगा उसका ये होगा कि उससे ग्रोथ बने, उस पॉलिसी को अडॉप्ट करके हम लोग ग्रोथ को टारगेट कर सके. वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी जो है, जो पॉलिसी मनी से रिलेटेड है. मनी मतलब क्या, जो मनी हमारे पास है, आपके पास है, गवर्नमेंट के पास है, बैंक के पास है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, सबके पास, तो वो पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्ट करेगा. मॉनेटरी पॉलिसी में मतलब सप्लाई जो है मनी का इकोनॉमी में लोगों के पास, और जो डिमांड है. ठीक है, दो चीज है, डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी. सप्लाई का मतलब होता है कि टोटल फ्लो कितना है मनी का. ठीक है, टोटल फ्लो कितना है मनी का इकोनॉमी में. और डिमांड का मतलब है कि लोगों को कितना जरूरत है मनी का. ठीक है, दो चीज है ना, डिमांड और एक सप्लाई होता है. सप्लाई का मतलब है कि अगर आपके पास, ऐसे समझे कि सप्लाई का मतलब है कि आपका एक सैलरी है, तो वो आपके लिए एक सप्लाई ऑफ मनी है कि वो आपके पास आता है. ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी में अगर आप सैलरी का एग्जांपल है और सैलरी आपका 10,000 है, पर जो आपका मंथली एक्सपेंसेस है या जो आपकी जरूरतमंद की चीजें हैं, आपका जो डिमांड है मनी का वो 12,000 जाता है, तो मतलब आपका जो डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई नहीं हो पा रहा है, जो मनी की जरूरत है. आपका डिमांड इज मोर देन सप्लाई. ठीक है, तो वैसे ही मॉनेटरी पॉलिसी में दो चीज है, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी. कितना टोटल अमाउंट ऑफ मनी फ्लो कर रहा है इकोनॉमी में. इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि व्हाट इज डिमांड ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, क्यों जरूरी है इक्वालिटी. पर आप ये समझिए कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग दो चीज का बात करते हैं, डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी. और वो जो पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं ना, वो टारगेट उसी चीज को कर रही है कि हम उसको इक्वालिटी में लाएं. मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि वो पॉलिसी जिससे हम लोग मनी के टर्म से हम लोग एक टारगेट को अचीव करें. ठीक है, so monetary policy is the process by which a country's central bank or the monetary authority, ये कंट्री का जो सेंट्रल बैंक उसके हाथ में मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा. हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी का मीटिंग होता है, उसमें वो लोग रेट्स को डिसाइड करते हैं. उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, दैट विल मेक यू मोर क्लियर. पर ये समझिए कि मॉनेटरी पॉलिसी वो हाथ किसके हाथ में है, तो वो सेंट्रल बैंक के हाथ में. ठीक है, so it controls the supply of money, the interest rate को to achieve a specific economic goals. क्या क्या कंट्रोल करती है भाई, तो सप्लाई ऑफ मनी को, इंटरेस्ट के रेट को. क्यों, क्योंकि एक अचीव करना इकोनॉमिक गोल को. और वो जो सप्लाई ऑफ मनी है वो उनके हाथ में कि वो इकोनॉमी में कितना सप्लाई ऑफ मनी होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ही प्रिंट कर रही है ना, अथॉरिटी जो है प्रिंटिंग का मनी का उनके हाथ में, तो दे विल डिसाइड कि हाउ मच देयर शुड बी सप्लाई इन द इकोनॉमी ऑफ द मनी. ठीक है, और इसी पॉलिसी को जो वो टारगेट कर रही है कि सप्लाई ऑफ मनी कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए कि अचीव कर सके इकोनॉमिक गोल्स को, उसी को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये एग्जैक्टली exactly है क्या, एक की टूल है जिससे यूज टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, जिससे एक इकोनॉमी क्या होगी, इन्फ्लुएंस होगी. क्योंकि भाई हर चीज इकोनॉमी का पैसे पे ही है ना, कितना सप्लाई है, कितना डिमांड है मनी का, कितना जरूरत है, वो क्या इन्फ्लुएंस होगा उससे इकोनॉमी. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट, सो मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि एक पॉलिसी है ना, जैसे मैंने बताया इसका एक सेट ऑफ टारगेट होगा, तो उसका जो टारगेट है, जो की गोल्स, उसका सबसे पहला की गोल यही है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे. इन्फ्लेशन क्यों कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई जरूरतमंद की चीजों के, गुड्स एंड सर्विसेज, तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा और कोई खरीद नहीं पाएगा. जब लोग खरीद नहीं पाएंगे तो लोग कैसे सेटिस्फाई करेंगे अपने कंजम्पशन डिमांड को. तो इसीलिए इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, जो कि पहला गोल है मॉनेटरी पॉलिसी का. दूसरा है कि
इकोनॉमिक का ग्रोथ को इनकरेज करने के लिए, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को इनकरेज करना है, ऐसी आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाइए जो टारगेट करे इकोनॉमिक ग्रोथ को। ऐसा ना हो कि आपकी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाए, डिप्रेशन में चली जाए। ऐसा ना हो कि कोई ना आपके कंट्री में आए आपके इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप बहुत डिप्रेशन में या रिसेशन में, जैसे श्रीलंका में रिसेशन चल रहा था। तो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी आप ना बनाए जिससे हमारी इकोनॉमी रिसेशन में जाए, वो ऐसी आप बनाइए जिसको इकोनॉमिक का ग्रोथ हो उससे, और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, पोवर्टी कम हो, पीपल मस्ट हैव हेल्थ फैसिलिटी हो। तो ये सारा ग्रोथ के अंडर ही आता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पोवर्टी का एलिवेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज का इंकरेजमेंट हो गया, एजुकेशन फैसिलिटीज का। तो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बनाइए जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो, कम हो। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो करेंसी को अपने स्टेबलाइज करना है। ऐसा ना हो कि $1 आज 82 है, कल 200 हो जाए। तो वो जो स्टेबलाइजेशन है अपने इकोनॉमी का, वो एकदम स्टेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वेरिएबल वोलेटिलिटी, ठीक है, वोलेटिलिटी हो, स्टेबल होना चाहिए। कि ऐसा हो कि आज अगर $1 82 है तो कल 82.5 हो, 83, ऐसा चल सकता है। पर ऐसा ना हो 82 और कल 200 हो जाए। क्यों? इससे क्या होगा कि अगर आप 200 कर दोगे तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं आपके प्रोडक्ट को ले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो सस्ता होगा ना। वो 200 का सामान $1 में ले सकते हैं। तो यहाँ से जब सामान चला जाएगा, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ के लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ठीक है। तो इसीलिए स्टेबलाइजेशन बहुत जरूरी है करेंसी में। करेंसी को स्टेबलाइज करना एक बहुत बड़ा गोल है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सो देयर आर सेवरल टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जिससे वो सारे गोल्स को अचीव करती है। क्या क्या गोल्स है भाई? कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इकोनॉमिक का ग्रोथ हो, स्टेबलाइजेशन हो आपकी करेंसी का। तो जो पहला टूल है ना वो है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सेकेंड है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और थर्ड है रिजर्व रिक्वायरमेंट। देखो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कि क्या होता है कि कभी कभी कमर्शियल बैंक जो है, जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक है, जैसे HDFC, ICICI बैंक है, या नॉर्मल कोई भी बैंक है, वो कभी कभी RBI से पैसे लेती है, उनको कभी जरूरत पड़ता है तो जो RBI जब कमर्शियल बैंक को पैसे देती है तो वो एक इंटरेस्ट रेट को फिक्स करती है कि हम इसी इंटरेस्ट रेट पे आपको देंगे। कि ये भी कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है, अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट को कम रखती है, जैसे मान लो कि उस एज अ पर्सन लो कि कमर्शियल बैंक एक आदमी है और वो सेंट्रल बैंक से पैसा लेने गया, ठीक है, लोन लेने गया क्योंकि उसको जरूरत है। तो जो कमर्शियल बैंक है, अगर सेंट्रल बैंक कम रखेगी इंटरेस्ट रेट तो उसके लिए फायदा होगा, उसको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, और उसको पैसा भी क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है तो वो ज्यादा रिक्वायर कर सकती है पैसा को। तो जो बैंक को पैसा मिलेगा वो ज्यादा होगा, यानी बैंक के पास जो सप्लाई है मनी का वो उसके पास ज्यादा होगा। जब बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो पीपल को ज्यादा लोन दे पाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम माने कि जब लो इंटरेस्ट रेट है तो सेंट्रल बैंक जब देगी लो इंटरेस्ट रेट पे, तो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा आएगा, और वो ज्यादा पैसा वो बैंक को, कमर्शियल बैंक को हेल्प करेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाए टू द कॉमन पीपल। तो इंटरेस्ट रेट के लोअरिंग से क्या फायदा हो रहा है कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ रहा है। देख रहे हैं कैसे ये टूल वर्क कर रहा है, कैसे सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर रहा है। कि जब इंटरेस्ट रेट कम है, जब वो इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक ने सेट किया कि इसी सेट इंटरेस्ट रेट पे आपको मैं दूंगा क्या बोलते हैं, लोन टू द कमर्शियल बैंक, और अगर वो इंटरेस्ट रेट कम है, जब वो इंटरेस्ट रेट कम है तो सप्लाई ऑफ मनी क्या बढ़ रहा है, बढ़ जा रहा है इन दी इकोनॉमी। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा है और वो ज्यादा लोन दे पाएगी। और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है ना, इट इज अ एक ऐसा ऑपरेशन है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग चलता है। जैसे क्या होता है ना कि बैंक के पास कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, तो जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को बॉन्ड को खरीदना चाहती है, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक और एक कमर्शियल बैंक है, दो चीज यही दोनों पे चल रहा है, सब कुछ यही लोग कंट्रोल करेंगे, इन्हीं लोग के लेने देने से सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड जो मनी का है ऊपर नीचे होता है। तो बेसिकली ये सप्लाई ऑफ मनी पे फोकस करते हैं कि सप्लाई तो इन्हीं के हाथ में है, डिमांड हमारे हाथ में है ना। तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है गवर्नमेंट बॉन्ड का। तो कमर्शियल बैंक बेचती है, मीन सॉरी, कमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट बॉन्ड है और एक तरफ RBI है। तो जब कमर्शियल बैंक बेचती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स RBI को, तो जब किसी कोई चीज बेचेंगे
तो सेंट्रल बैंक क्या देगी, उसको पैसा देगी, ठीक है। यानी जब सेंट्रल बैंक बाय कर रही है गवर्नमेंट बॉन्ड को और वो पैसा दे रही है कमर्शियल बैंक को, तो यहाँ क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी कमर्शियल बैंक पे क्या आएगा, आएगा पैसा आएगा। तो जब उनके पास पैसा आएगा तो वो लोगों को देंगी, पीपल को देंगी। यानी बाइंग ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, जब सेंट्रल बैंक बॉन्ड खरीद रही है गवर्नमेंट बॉन्ड कमर्शियल बैंक है, तो ये सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा है कि जब गवर्नमेंट बॉन्ड सेल होगा कमर्शियल बैंक, जब गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करेगी कमर्शियल बैंक, तो जब वो सेल करती है या सेंट्रल बैंक जब सेल करेगी गवर्नमेंट बॉन्ड को, तो वो जब सेल करेगी तो क्या करेगी, वो गवर्नमेंट बॉन्ड को देगी और पैसा कमर्शियल बैंक से लेगी। तो जब सेंट्रल बैंक सेल करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड को तो वो पैसा लेगा, और जब वो पैसा लेगा कमर्शियल बैंक से तो कमर्शियल बैंक के पास सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा उनके पास पैसा तो क्या होगा, वो लोगों को कम देगी। और तीसरा है रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या होता है कि रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक को कितना पैसा अपने पास रखना है। अगर वो रिक्वायरमेंट जो है एक परसेंटेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं CRR और SLR, इसका नेक्स्ट हम लोग वीडियो पे देखेंगे। पर जो रिजर्व रिक्वायरमेंट आप ये समझिए कि कुछ रिजर्व उनको अपने पास रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को। तो अगर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक बोली कि आपको ज्यादा रखना है पैसा, मतलब रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, तो अगर कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा रिजर्व रिक्वायरमेंट रहेगा उनके पास, तो वो ज्यादा दे पाएगी लोगों को। और अगर कही कि आपको रिजर्व रिक्वायरमेंट कम रखना है तो लोगों को वो कम देगी। यानी सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा और कमर्शियल बैंक के पास कम होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर, बट यू विल बी मोर क्लियर इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने बताया कि क्या करती है, सेंट्रल बैंक सेट करती है इंटरेस्ट रेट, द रेट एट विच दे विल लेंड टू द कमर्शियल बैंक। क्यों लेंड करेगी, क्योंकि कमर्शियल बैंक को जरूरत है। तो अगर वो लोअर रखेगी इंटरेस्ट रेट तो बोरोइंग बिकम्स चीपर। कैसे बोरोइंग चीपर हो जाएगा, लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा आएगा ना, वो और ज्यादा बोरो कर सकती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। तो जब कमर्शियल बैंक बोरो ज्यादा कर रही है, उनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, तो वो क्या करेगी कि पीपल को भी ज्यादा दे पाएगी। तो उस समय पीपल जो है ज्यादा लोग को वो लोन दे पाएगी कमर्शियल बैंक, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो बोरोइंग क्या हो गया, चीपर बन गया, जिससे क्या होगा, इनकरेजिंग दिस स्पेंडिंग। और जब लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है ज्यादा क्योंकि लोन चीपर मिल रहा है, तो उनसे क्या होगा कि डिमांड दे विल डिमांड मोर ऑफ द मनी। और इससे देख रहे हैं कैसे सप्लाई और डिमांड पे इफेक्ट हो रहा है। तो दूसरा है कि अगर वो रेस कर दी इंटरेस्ट रेट की, अगर वो ज्यादा रख ली इंटरेस्ट रेट, तो क्या होगा, बोरोइंग चीपर हो जाएगा क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा है, और कम पैसा है तो वो कम लोगों को देगी। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक ने ज्यादा कर दिया है तो बैंक भी तो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। तो अब तो लोग उतना कर नहीं पाएंगे, कमेंट आई मीन खरीद नहीं पाएंगे लोन्स को। तो इससे क्या होगा कि एक्सपेंसिव हो जाएगा, बोरोइंग बिकम एक्सपेंसिव एंड कूलिंग डाउन द इन्फ्लेशन। और इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन कम होने लगेगा। क्यों इन्फ्लेशन कम होगा, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा है और लोग डिमांड ज्यादा करते हैं। तो लोग जब डिमांड ज्यादा करते हैं तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि लोग कुछ तो उतना ही है। जब बहुत लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्राइस को क्या करना पड़ता है, रिटेलर्स या होलसेलर्स को प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। तो अगर लोगों के पास ज्यादा हाथ में उनसे पैसा लेना है तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन कम होने लगेगा। क्यों, क्योंकि लोगों के पास कम होने लगेगा पैसा, दे विल डिमांड लेस। नाउ नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे मैंने बताया, सेंट्रल बैंक क्या करती है, बाय करती है और सेल करती है गवर्नमेंट बॉन्ड को। अगर वो बाय कर रही है बॉन्ड कमर्शियल बैंक से तो इससे क्या होगा कि इंक्रीज करेगा मनी सप्लाई, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड वो ले लिया और पैसा दे दी कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा आ गया तो वो ज्यादा लोग को लोन दे पाएगी। और इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट भी कम होगा क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गया है। दूसरा, सेल करेगी जब बॉन्ड, जब सेंट्रल बैंक सेल करेगी गवर्नमेंट बॉन्ड को, तो वो तो गवर्नमेंट बॉन्ड आपको दे रही है कमर्शियल बैंक को और उससे पैसा ले रही है। इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा मनी सप्लाई, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास से पैसा जा रहा है। और क्योंकि मनी सप्लाई कम है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि भाई अब तो कमर्शियल बैंक कम पैसा लोन को दे पाएगी ना। जब लोन कम दे रही तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा, तभी लोन वो कम दे पा रही है। कम रहेगा तो सब लोग ले पाएंगे, बढ़ गया तो कम ही लोग ले पाएंगे। सो दिस इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो थर्ड इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या करती है सेंट्रल बैंक, वो देखो बैंक के पास दो चीज है, एक रिजर्व उसको रखना है अपने पास और दूसरा है उसको पीपल को देना है, ठीक है। तो अगर
सेंट्रल बैंक क्या करती है, ये सेट करती है कि उसको रिजर्व में कितना पैसा रखना है, ठीक है। ये जो रिजर्व है उनके पास, उनको उसमें कितना पैसा रखना है। तो सेंट्रल बैंक सेट हाउ मच मनी द कमर्शियल बैंक मस्ट होल्ड इन रिजर्व। अगर वो बोल रही है कि आप रिजर्व में ना बस 20 रुपया रखो, अगर वो बोल रही है कि अगर आप सिर्फ जो रिजर्व है उसमें आप 20 रुपया रखो और 80 रुपए सेंड लेंड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्या है भाई, लोअर कर दिया रिजर्व रिक्वायरमेंट कि कम रखना। तो इससे क्या होगा, मोर मनी होगा लेंड करने के लिए, क्योंकि 80 रुपए है उसके पास, बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास, तो वो ज्यादा उसके पास पैसा है, तो वो ज्यादा लोग को लोन दे पाएगी। और अगर कह दिया कि 20 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिया रिजर्व को, बोला कि अब 40 रुपए रखना पड़ेगा रिजर्व में, तो अब तो 60 रुपए ही उसके पास, अब 60 रुपए में ही उसको लोन देना पड़ेगा। तो जब लोअर रख रहा है वो रिजर्व रिक्वायरमेंट, तो उसको कमर्शियल बैंक मोर मनी टू लेंड, उसके पास ज्यादा पैसा है मनी को लेंड करने के लिए लोगों के पास। और जब सेंट्रल बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ा दे रही है, उससे क्या हो रहा है कि उसके पास लेस मनी है लेंड करने के लिए। तो ये बहुत सिंपल चीज है कि रिजर्व है कमर्शियल बैंक के पास, तो जब वो कम रखेगी रिजर्व, कि आपको कम रखना है रिजर्व में, आपको ज्यादा देना है लोगों को, मोर मनी टू लेंड, तो लोगों के पास, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा, तो वो लोगों को भी ज्यादा लोग को लोन दे पाएगी। और कह दिया कि भाई नहीं, रिजर्व आपको ज्यादा रखना है, आपको कम देना है लोन में, तो लेस मनी टू लेंड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। अब दो तरह के टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, पहला होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी में क्या कहते हैं ना, कि जो गवर्नमेंट का यानी सेंट्रल बैंक का जो टारगेट है मनी सप्लाई को बढ़ाने का, तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ रहा था, हम जब लोअर कर रहे थे इंटरेस्ट रेट, जब सेंट्रल बैंक ने कहा कि हम आपको जो लेंड करेंगे लोन, वो लोअर इंटरेस्ट रेट पर करेंगे, तो जब लोअर इंटरेस्ट रेट है तो बैंक के पास सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा आ रहा है, और क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी उसके पास ज्यादा है, तो वो कंज्यूमर यानी पीपल को भी ज्यादा दे पाएगी। तो एक्सपेंशनरी में क्या होता है कि उसका टारगेट ही है कि उसको मनी सप्लाई बढ़ाना है, और जब मनी सप्लाई उसके टारगेट है वो उस समय वो लोअर करेगी इंटरेस्ट रेट। जैसे पैंडेमिक के समय में जब गवर्नमेंट ने देखा कि लोगों के पास पैसे की कमी है, तो उस समय इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय इकोनॉमी रिसेशन में थी। और लोअर इंटरेस्ट रेट से यही होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोन ले पाओगे, जब लोन ले पाओगे ज्यादा से ज्यादा, तो आपके हाथ में पैसा आएगा और मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा देंगे। सेकंड है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ये कब होगा भाई, कि हम मनी सप्लाई को कम करना है। अब गवर्नमेंट का टारगेट है कि लोगों के पास हाथ में बहुत पैसा है, अब इनसे पैसा छीनना है, तो क्या कर देंगे कि इंटरेस्ट को रेस कर देंगे, इंटरेस्ट रेट को। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो कम रहेगा पैसा कमर्शियल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक के पास कम रहेगा तो वो पीपल को भी कम दे पाएगी लोन। आई होप दिस इज क्लियर। सी, मॉनेटरी पॉलिसी एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें। अभी इंटरेस्ट रेट के बाद सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, ये सब क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिससे आपको और क्लियर होगा। फिर आप समझेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट कर रही है गवर्नमेंट। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक पहला चैप्टर ही है, मतलब किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इज अ वेरी बिग टर्म। मॉनेटरी पॉलिसी बस ये नहीं होता है कि आप इंटरेस्ट रेट, बट एक पहला चैप्टर है कि मॉनेटरी पॉलिसी का टारगेट क्या होता है, वो किस किस टूल से करती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे रेट्स होते हैं, जो कि सब आई एम श्योर कि एवरीवन गेट्स कंफ्यूज ऑन दोज ऑल दोज rates. So I'll make it more clear in the next video about the types of the interest rate. So monetary policy conclusion में देखें तो क्या है भाई, सेंट्रल बैंक का वे है टू कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, और वो सारी टूल्स को यूज करती है, जो कि इंटरेस्ट रेट है, रिजर्व का रिक्वायरमेंट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। क्यों भाई, कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बना रहे, क्योंकि इसका टारगेट ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, स्टेबलाइज करना करेंसी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। So I hope you like this video, and I hope you get the words that I have explained about the monetary policy. If you have any problem, comment me down about the term you didn't get it. And I also thank you to all the viewers who are regularly watching my videos and liking it. And I also request to all the viewers to like it, to share it, and to subscribe my channel. Thank you.